नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 4.0 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और अभ्यास सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है और हमें उत्साह जो है ऊर्जा के रूप में काम करता है, जिससे हम लगातार वीडियो लेकर उपस्थित होते रहते हैं। समय के अभाव के कारण थोड़ा सा दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको ससमय वीडियो उपलब्ध करवाएं और ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो टॉपिक है अभ्यास सेट, यानी अभ्यास सेट ये 5 है। 4 अभ्यास सेट हो चुका है। तो अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस 80 प्रश्न में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो रहा है या नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी पीजीटी स्टेट या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कि VS हो, EMRS हो या पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, तो ये सारे के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही प्रश्न वहाँ भी देखने को मिलता है। तो आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पर की जा रही है, ताकि कहीं से भी आप कम ना हो सके। इसमें व्याकरण के भी प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, यानी आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है और धीरे धीरे आपका स्तर जो है हाई लेवल पर चला जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 5000 शिक्षकों ने अपना योगदान बिहार में दिया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी हिंदी जंक्शन ऐसा ही अपना भूमिका आप सभी के लक्ष्य प्राप्ति में करता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 हिंदी विषय के नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 181 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे PDF रूप में। अगर आप मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी लगभग हो जाएगी। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आपको एक व्याकरण की पुस्तक रखनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण आपका बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि उसका जो सिलेबस होता है व्याकरण का वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। तो व्याकरण पुस्तक से आप उसको देख सकते हैं। बाकी चीज़ें हम जो है आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे, ससमय पूरा करवा देंगे। आपके जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 5, यानी ये अभ्यास सेट जो है 5 है। 4 अभ्यास सेट जो है हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये 5वां अभ्यास सेट है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 का सारा नोट्स वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सूचनाएं ज़्यादा वहाँ दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फेसबुक चैनल है वहाँ भी जुड़ सकते हैं। साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है, आज का पहला प्रश्न है। साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है, ये आपको बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने रहेंगे और 5 विकल्प में आपका सही जो है विकल्प चुनना है।
आपको पता होनी चाहिए कि परीक्षा जो होता है वो सीमित समय में सीमित निर्णय देने की ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो व्यवस्था की जाती है, यानी आप सही समय में सही निर्णय दे पाते हैं या नहीं, कितनी आपकी जानकारी है उसका आंकलन किया जाता है। तो सबसे पहले आप परीक्षा में बैठिएगा तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आप कीजिएगा तो गलती होने की संभावना रहता है और जिससे मेरिट बनने में परेशानी होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप सावधानी से बनाइए और अपना मेरिट पक्का कीजिएगा। तो साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? तो आपको सीधा सीधे ध्यान गया होगा अरस्तु के पास, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ख है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़ें तो वीडियो डाला हुआ है वहाँ पढ़ सकते हैं और आगे भी वीडियो डाला जाएगा वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? यानी भरत मुनि ने अपने जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र उसमें कितने रसों का उल्लेख किया है आपको बतानी है। तो उसमें उन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं भरत मुनि हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो भरत मुनि हैं। दूसरी बात है कि नाट्यशास्त्र में इन्होंने जो अलंकार का चर्चा किया है वो 4 तरह के अलंकार का चर्चा किया है और 10 गुण और 10 दोष का चर्चा किया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? यानी डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी कौन सी पुस्तक थी आलोचनात्मक कृति जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो उनकी जो पुस्तक थी कविता के नए प्रतिमान, उसके लिए जो है दिया गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार नामवर सिंह है और एक किसी तरह के आता है नई कविता के प्रतिमान, यानी नई कविता के प्रतिमान, तो लक्ष्मी नारायण जो है उसका हो जाएगा आंसर, यानी इसी तरह के जो पुस्तक है नाम है मिलता जुलता है तो वो हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी का जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड उसका प्रकाशन कब से हुआ था आपको बताने है। तो उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है 1826 ईस्वी में होता है। हिंदी का प्रथम पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कलकत्ता से प्रकाशित होता है और इसके जो संपादक हैं युगल किशोर हैं जो कि पूछा जाता है। तो इतनी बातें आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके और हमें एक मोटिवेशन मिल सके। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है आपको बतानी है। ये जो प्रश्न है झारखंड पीजीटी में पूछा गया था, वहीं से ये प्रश्न उठाया हुआ है। तो इसके जो रचनाकार हैं संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जैसा ही नाम आएगा तो इनकी रचना एक बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, जिसके लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दी जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है आपको बतानी है। तो ये जो साक्षात्कार है ये राजेंद्र यादव का साक्षात्कार है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव का नाम आया तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा 1 इंच मुस्कान, जो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों मिलकर ये उपन्यास लिखते हैं। तो ये बातें ध्यान में आपको रखनी चाहिए, विकल्प ग सही हो जाएगा। मोहन राकेश से जुड़ी बातें हैं
कि इन्होंने 3 जो है नाटक लिखा है। बहुत प्रसिद्ध नाटक, आधुनिक नाटक की श्रेणी में आता है, जिसमें एक है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों का राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे। तो ये तीनों नाटक जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, तो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसी तरह हम लोग जो है चीज़ों को देखते चलेंगे और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो है अच्छे चीज़ों को समावेशन करके उपलब्ध करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है प्रत्येक दृष्टि से जो है पूरा हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेश्वर का कहानी नहीं है, यानी इसमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है आपको बतानी है। तो इसमें आप जब पढ़िएगा तो देखिएगा, नीरी झील ये कमलेश्वर की कहानी है, गर्मियों के दिन ये भी कमलेश्वर की कहानी है, लेकिन दोपहर के भोजन जो है अमरकांत की कहानी है, इसलिए नहीं पूछा है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तो हम बार बार यही सलाह देते हैं, यही मशवरा देते हैं, यही जो है बातें को कहते हैं कि आप उचित ढंग से प्रश्नों को पढ़िए और उचित निर्णय दीजिए, क्योंकि जल्दी पढ़िएगा तो हाँ को नहीं में, नहीं को हाँ में बदल दीजिएगा, जिससे आपका 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा, जिससे मेरिट बनने में परेशानी होती है और बाद में जो है अफसोस होता है। तो उससे आप लोग को बचना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हमारे नोट्स का जो है रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। मुक्तिबोध के संबंध में यह किसका कथन है, यानी ये जो कथन दिया गया है मुक्तिबोध के संबंध में, ये कथन किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है ये डायरेक्ट नामवर सिंह का कथन है। आधुनिक जो साहित्यकार हैं उस पे सबसे ज़्यादा नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी और बच्चन सिंह ने जो है रामविलास शर्मा आदि ने कटाक्ष किया है, तो विकल्प का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर, यहाँ संरचन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, किसके जीवन पर लिखा जो है जीवनी है आपको बतानी है। तो ये जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्हीं के जीवन पर लिखा गया ये बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है आवारा मसीहा। अब प्रश्न उठता है कि इसके रचनाकार कौन हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये यूजीसी नेट में लगभग 10 से 12 बार प्रश्न पूछा गया है अभी तक, तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप खुद सोच सकते हैं। या तो इसका जो है रचनाकार पूछ देता है या किसके जीवन पर है वो पूछ देता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण भक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह किस आलोचक का कथन है, यानी ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है ये डायरेक्ट जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसका यात्रा साहित्य है, यानी ये जो रचना है हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसका यात्रा साहित्य है। तो ये जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। जिनकी और रचना है ज्योतिपुंज हिमालय, एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण वो भी है, तो इन्हीं का था। तो ये सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया ये दलित आत्मकथा है, तो ये किसका है आपको बताना है। तो ये डॉक्टर धर्मवीर का है। ये धर्मवीर भारती नहीं, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन है, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध है, 1997 में लिखा गया है, जो आपका 12th या 11th में भी पढ़ना होता है थोड़ा सा, तो ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यास है।
निम्न में कौन जो है आंचलिक उपन्यास है आपको बताने है। तो इसमें से कौन आंचलिक उपन्यास है आप इसको बताइए। तो इसके बारे में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु का है, रतिनाथ के चाची ये भी नागार्जुन का, देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का, तीनों आंचलिक उपन्यास है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है आपको बतानी है। तो ये 5 विकल्प है, इसमें आपको अच्छे से देखना है क्योंकि विकल्प आपको फंसाने के लिए यहाँ दिया जाता है। तो ये जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नाटक है जो कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 8वां सर्ग जो है कालिदास के चरित्र पे है, आषाढ़ का एक दिन ये भी कालिदास का जो है चरित्र पे है, कंधे पर बैठा था सांप ये भी कालिदास के चरित्र पे है। तो तीनों इन्हीं को जो है चरित्र पे लिखा गया है और नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सा हृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव के संबंध में यह कथन जो है किस आलोचक का है आपको बताना है, यानी ये जो केशव के संबंध में लिखा गया है ये किस आलोचक का कथन है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यह कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूँ वो कौन है, देश की संसद मौन है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है, यानी ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है ये धूमिर की पंक्ति है, यानी सुदामा पांडे धूमिर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो संसद से सड़क तक कविता संग्रह में समाहित है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है, यानी जो प्रयोगवाद अज्ञे के द्वारा शुरू की गई थी 1943 ईस्वी में, उसको किसने बैठे ठारे का धंधा कहा है। तो उसको बैठे ठारे का धंधा कहने वाले में नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इन्होंने ही उन रचनाकारों को बैठे ठारे का धंधा कहकर प्रयोगवाद पर जो है कटाक्ष किया था। तो ये विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल का एक एक पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से इन सारी चीज़ों को यहाँ समावेश किया गया है जो कहीं ना कहीं यूजीसी नेट में इसी तरीका के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए इस तरीका के प्रश्नों को समाहित किए हैं।
तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है, यानी इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है, यानी इनमें से कौन सी काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कार से होड़ है मेरी, तीनों जो है शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी आपको बताना है कि हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप अगर ये प्रश्न को देख रहे होंगे तो दिमाग में हिंदी पे आपका जो है जा रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यानी भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, यह किस कवि की पंक्ति है। ये जो पंक्तियां यहाँ दी गई है वो किस कवि की पंक्ति है, आपको बताना है। तो ये बाबा नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना लोगों के बीच बढ़ेगा, जितना ज़्यादा व्यू जाएगा, उतना हमें उत्साह मिलेगा और हम आपको चीज़ों उपलब्ध करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है, यानी ऐसा किसने माना है, आपको बताना है, रूपवाद या करावाद। तो ये जो मानने वाले हैं वो बच्चन सिंह हैं। विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है, आपको बतानी है। तो भारतेंदु ने बहुत सारे शैलियों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, लेकिन ये जो लिखा गया है ये पैरोडी शैली में लिखा गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए हम एक एक चीज़ों को आपको देखते हुए सब प्रश्नों को समाहित किए हैं, आपके स्तर को देखते हुए चीज़ों को समाहित किए हैं, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और आप जो है बिहार में एक योग शिक्षक बनने के लिए दावेदारी ठोक सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो ये बताना है कि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल कौन नहीं है। तो आप अगर इसको देख रहे होंगे तो ध्यान जा रहा होगा नाभा दास के पास, तो नाभा दास इसका सही आंसर है। प्रैक्टिस सेट में समय ज़्यादा लगता है, तो हम जो है चीज़ें को ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब क्लास होगा वहाँ विस्तार में बताया जाएगा। तो यहाँ जो है समय को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से समय को निकालते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है, यानी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है, आपको बतानी है। तो ये जो इसका प्रयोग जो है करने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, देखिए एक बार इसे अच्छे से देखिए, कहीं ना कहीं हर एक जगह ये प्रश्न देखने को मिलते नजर आते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है, यानी ये जो कथन है विद्यापति के संदर्भ में किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में था, यानी ये जो कथन है किसके संदर्भ में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो ये जो कथन है गोरखनाथ के संदर्भ में है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने नाथ और सिद्ध को जो है
छोड़ दिए थे, हिंदी साहित्य में स्थान उतना नहीं दिए थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सभी को हिंदी साहित्य में स्थान देकर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो ये उन्हीं का दिया हुआ कथन है गोरखनाथ के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती की रचना का विकल्प का जो है सही हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैसूर वालों की गहनों में गुथा जाऊं, जो कि इन्हीं की रचना है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सिवा कब से कब तक माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है, ये आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है संवत में मानते हैं 1050 से 1375 ईस्वी तक, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में कार्य विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है, यानी सर्वप्रथम वो कौन से साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं जो अपने ग्रंथ में कार्य विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है। तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, यानी विकल्प ख जो है सही आ जाएगा। इनकी रचना है द बर्नर्न वर्नाकुलर लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। तो इसमें जो है चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल जो हैं हिंदी के प्रौढ़ गद्य लेखक किसे मानते हैं। तो ये जो मानने वाले हैं ये रामप्रसाद निरंजनी को मानते हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीतिकार को श्रृंगार का नाम किसने दिया है, रीतिकार को श्रृंगार का नाम किसने दिया है आपको बताने हैं। तो ये जो नाम देने वाले हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। मिश्र बंधु ने अलंकृतकार कहा है और रमाशंकर शुक्लाचार्य ने कलाकार कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को रीतिकार कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही होता है ईमानदारी से। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किस विद्वान का कथन है, ये जो कथन है किसका है। तो कल हम बता रहे थे प्रैक्टिस सेट में कि चित्तवृत्ति आदि का जहाँ भी संस्कृतनिष्ठ शब्द आए तो वो रामचंद्र शुक्ल का कथन होगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है, देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है आपको बतानी है। तो ठीक पूर्व की अवस्था जो है कुटिल लिपि है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अगर लिपि से संबंधित क्लास आप नहीं किए हैं तो वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, वहां आप लोग देख सकते हैं, या फिर आगे रिवीजन के लिए वीडियो दिया जाएगा उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा संगत है, इसमें कौन सा संगत है आपको बताने हैं। तो इसमें जो संगत है उसको आपको चुनना है कि कौन सा संगत है। तो अवधी जो है मिर्जापुर में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा आगरा में बोला जाता है, ये भी सही है। भोजपुरी जो है बलिया छपरा में बोला जाता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है और संगत पूछ रहा है तो आपके पास जो है सीधा ध्यान गया होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है, विकास की दृष्टि से जो भाषा का विकास हुआ है उसमें प्राकृत भाषा जो आया है उसके ठीक पूर्वकालीन यानी ठीक पहले की अवस्था क्या है। तो आप विकास क्रम पढ़े होंगे, संस्कृत, उसके बाद आता है पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद होता है अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, विकल्प ख इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी,
किसका उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है आपको बतानी है। तो ये जो उपन्यास है ये आपको पता होनी चाहिए, विनोद कुमार शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? रहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं आपको बताने हैं। तो रहना सिंह का जहाँ भी नाम आएगा तो उनकी एक जो कहानी है, पात्र है जिस कहानी की, उस कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध रचना है, चंद्रधर शर्मा गुरेरी की उसने कहा था। तो उसी की एक जो है पात्र है रहना सिंह, बोधा सिंह, तो सूबेदार ने आदि पात्र हैं। तो ये उसी का पात्र है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहानी दिया हुआ है। तो रोज जो कहानी है वो गे का है, यानी इसका जो पहले नाम था गैंग्रीन था। पहले नाम रोज था जो कि बाद में गैंग्रीन किया गया था, ये ध्यान में रखना है। विष के दांत है नरेंद्र बिजूचंद शर्मा की कहना है, और ठेस कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो ये तीनों कहानियों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं आपको बतानी है। तो सोनेट का जहाँ भी चर्चा होगा हंसते हुए त्रिलोचन का नाम लीजिएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो चाहे आर्थिक, पारिवारिक हो चाहे राजनैतिक, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है नई कहानी के संदर्भ में, वर्तमान कहानी के संदर्भ में किनका कथन है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो गणपति चंद्रगुप्त जी का है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी आपको एक दो देखने को मिलेंगे, तो इससे आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न रहता है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और गेस करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बतानी है। मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है अज्ञेय की पंक्ति है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। उनकी रचना एक है हिरोशिमा। हिरोशिमा यानी जो परमाणु बम 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो उसी से प्रभावित होकर हिरोशिमा नाम के एक जो है कविता की रचना किया था आगे ने, जिसका नाम दिया था हिरोशिमा। और वही बताते हैं कि मानव ने जिस सूरज को बनाया था वो भाप बनाकर मानव को ही सोख जाता है, यानी मानव का ही नाश करता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध भावात्मक कविता है जो अज्ञेय की है, जो यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर धीरज से, रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिड़ते हुए, प्रतीक्षारत हैं पत्थर। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? उपयुक्त जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी की पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, उक्त पंक्ति किस कहानी से दी गई है? ये जो पंक्ति है किस कहानी से दी गई है? तो ये अगर आप ए स्टेट में पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा। एक कहानी था, कहानी का पलौट, जिसमें भगजोगनी की दशा को देखकर कवि जो है ये बातें करते हैं। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, कहानी का पलौट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्मो की मौत पर किसकी कविता है? निम्मो की मौत पर किसकी कविता है आपको बताना है। तो ये विजय कुमार की रचना है जो 11th में पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। साइकिल की सवारी किसकी रचना है? साइकिल की सवारी किसकी रचना है? तो सुदर्शन जी का रचना है। विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है। तो आपको पता होगा शिवपूजन साहब भी बिहार के थे, आरसी प्रसाद सिंह भी थे और जानकी बल्लभ शास्त्री भी थे। तीनों बिहार के रचनाकार हैं और नहीं पूछा है
तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है? भीष्म की प्रतिज्ञा किसका एकांकी है आपको बतानी है। तो भीष्म की प्रतिज्ञा जो एकांकी है वो बंशीधर श्रीवास्तव जी का है, विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का एक एकांकी है भीष्म की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है। 80 प्रश्न का हम लोग जो है इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि 80 प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जाता है और वही 80 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि बीपीएससी ने कोई सिलेबस नहीं दिया है, कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना जो है एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा सभी कंपटीशन की दृष्टि से। तो आप लोग बीपीएससी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए उतना बेहतर होगा, और कम से कम हम जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं 2 से 3 बार 4 बार बनाइए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है बिहार की वो कौन सा भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मैथिली भाषा है उसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 ईस्वी में शामिल किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है। तो चांदी जो है जिसे नापा तोला जा सके यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक वचन है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है एक वचन है आपको बताना है। तो छाया जो है एक वचन शब्द है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द कोश में संयोगी छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है आपको बतानी है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, जो आपके बेसिक लेवल का जांच करता है, क्योंकि टीचर के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। इसलिए इस तरीक़ा के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ताकि आपका जो है बेसिक नॉलेज कैसा है उसका जानकारी हो सके। तो संयोगी छ का जो क्रम है किसके बाद होता है? तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अब यहाँ किसके बाद है क्रम है, या दावा दिया हुआ नहीं है, तसिया का नहीं है। तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप जब हिंदी शब्दकोश को उठाइएगा तो सबसे पहले क वर्ग आएगा, उसके बाद ख वर्ग आएगा, उसके बाद इसी तरह से जो है प वर्ग, उसके बाद य दावा आता है। तो य दावा में जो है आता है संयोगी छा। तो क के पश्चात आता है, यानी सबसे पहले क आता है, उसके बाद ही छ आता है, उसके बाद तराज्ञा आता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बहुत पेचीदा प्रश्न है। आपको लग रहा था इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इस तरीक़ा से प्रश्न पूछकर आपको फंसाने का काम करता है। बेसिक नॉलेज आपके प्रेजेंट्स ऑफ माइंड का जो है जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, क्योंकि क के बाद यानी पश्चात मतलब बाद, यानी क के बाद ही छ आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा प्रश्न कहीं ना कहीं एक दो आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही पेचीदा होंगे, बहुत ही सरल होंगे, लेकिन गलत कर हो जाएगा। तो उसको अच्छे से समझ बूझ के बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसका यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जिसका यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको बतानी है। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो गुणवाचक है, परिणामवाचक, वह दोनों है। असार्वनामिक विशेषण नहीं होता है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है कुछ कुछ प्रश्न जो होता है बहुत ही सरल होते हैं, और आप जब गलत कर दीजिएगा तो अफसोस होगा। तो आप चीज़ें को अच्छे से देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखते चलना है, और उसका जो क्लास नहीं हुआ तो कुछ का हम भी ध्यान में रखेंगे और चीज़ें को पढ़ाते चलेंगे। इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। असर्वनामिक विशेषण विशेषण का प्रमुख भेद नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है आपको बताना है। कौन सा अशुद्ध शब्द है आपको बताना है। तो अशुद्ध शब्द जो है यहाँ जो दिया गया है विकल्प क को माना है विभत्स जो है माना है, जगान सही, आगामी सभी। तो पीपीएससी ने इसी को माना है, तो यही सही भी है। विभत्स जो है अशुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आप देखे होंगे क्षत्रिय इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। उज्ज्वल भी गलत है, क्षत्रिय भी गलत है, क्योंकि उज्ज्वल जो है ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है। तो घर भी तद्भव है, छेद भी है, स्नेह जो है तत्सम शब्द है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप व्याकरण एक रखिएगा, तो उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा आदि जो है देखते रहिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ से 2-3 प्रश्न रहते हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो उसको आप लोग पकड़ बनाइएगा ताकि आपका एक एक नंबर सही हो सके। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा जो है विदेशी शब्द है आपको बताने हैं। तो विदेशी शब्द जो है वो चाय जो है विदेशी शब्द है, चीन से आया हुआ शब्द है चाय, तो ये विदेशी शब्द है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है आपको बताना है। तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें उत्साह मिलता है और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष चीज़ों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम जो है आपका तैयारी की जिम्मेदारी लेते हैं, आपके परीक्षा तक जो है आपका साथ देते रहेंगे और एक टीचर बनाकर ही रहेंगे। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है आपको बतानी है। तो उससे मत रजाओ, ये तो सकर्मक क्रिया है। बालिका रजाती है, रजाना जो है अकर्मक क्रिया में आता है, तो ये जो विकल्प ख है सही हो जाएगा। जब हम क्रिया पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, वाक्य जब पढ़ाएंगे तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो होता है ये चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा जो है देशज शब्द है आपको बताना है। तो आवारा देशज नहीं है, भौरा भी देशज नहीं, लेकिन परवल जो है देशज शब्द है। परवल जो है देशज शब्द है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं है? तो रकरी जो है रूढ़ शब्द है, जराधरा रूढ़ शब्द है, महर्षि भी रूढ़ शब्द है, तीनों जो है रूढ़ शब्द है और नहीं पूछा है। तो सॉरी, इसमें जो है नहीं पूछा है कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, यानी नहीं है। तो रकरी भी रूढ़ शब्द नहीं है, जलधारा भी नहीं है, महर्षि भी नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज जो है किस भाषा का शब्द है? तो खारिज जो है अरबी भाषा का शब्द है, विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? अशुद्ध और शुद्ध, यानी अशुद्ध से कौन सा शुद्ध किया गया है उसको देखना है। तो कुमरांगनी और कुमरांगी, ये शब्द को आप लोग देखिए पहले। तो शुद्ध सही नहीं है, तो ये जो है सही है, कुमारांगी होगा। शुश्रूषा के शुश्रूषा होगा, ये सही है। महात्म का महात्म्य होगा, ये सही है। सही नहीं पूछा है, तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी जो उज्ज्वल रेखांकित है वो कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाएगा
आगे भी बता चुके हैं, आगे भी बताए थे। तो उसमें आप देखे होंगे उज्ज्वल इस तरीक़ा से लिखा जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे बात हैं जिसको आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हिंदी आप पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जो स्क्रीन पर, यानी ये कंप्यूटर से एक शब्द है जो कि कर्सर के रूप में आप जानते हैं, कर्सर जो होता है तीर के जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो उसे कर्सर कहते हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र जो रचना है आप सभी को पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसोदा हरि पालनय झुरावै, हररावै दुर्रावै मरहावै, जोई सोई कछु गावै। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? यानी ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें कौन सा रस आया है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए माता और पुत्र में जो है दिखाया गया स्नेह को, तो माँ और पुत्र के बीच, माँ और बच्चे के बीच जहाँ भी आएगा कोई भी, तो वो हो जाएगा विभक्त वात्सल्य रस, यानी बच्चे के बीच जो है प्यार का जो है दिखाया गया है, तो वात्सल्य रस हो जाएगा। और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को माना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का कार्य माना जाता है, यानी हिंदी भाषा के विकास का कार्य लगभग कितना माना जाता है, आपको कब से हिंदी भाषा का उदय माना जाता है ये बताना है। तो लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा का उदय, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपना समय दे रहे हैं अपने तैयारी के लिए, और हम भी आपके साथ जो है चीज़ें को शेयर करते हैं, चीज़ें को उपलब्ध करते हैं। कुछ जो है समय के अभाव के कारण वीडियो नहीं आ सका था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो चलता रहेगा। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। क्या कहा गया है आपको बताना है। तो उसे कहा गया है धीरोदात्त जो है नायक, जो कि आप रामचंद्र जो है राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखेंगे तो धीरोदात्त हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों पर रिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो कांटा निकालना बाधा दूर होना, स्वावलंबी होना, कसर ना छोड़ना। तो कांटा निकालना यानी बाधा दूर होना, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सुख जो देने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है बताना है। जो सुख देने वाला होता है उसे कहा गया है सुखद, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति आता है इसका क्या अर्थ है? तो मूर्ख धनवान, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। गुण के विरुद्ध नाम, तो आप इसमें देखिएगा तो ये भी गलत है। उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ये बिल्कुल सही है कि यानी दोनों की तुलना नहीं किया जा सकता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब जो है हम लोग गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश जो है टीजीटी में लगभग 4-5 पूछा जाता है, पीजीटी में 2 पूछा जाता है। तो 25 धीरे धीरे गद्यांश को हम लोग देखते चलेंगे। और गद्यांश को जो है एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी गद्यांश बनाइए तो गद्यांश का एक नियम है कि अगर गद्यांश में लिखा हुआ है कि सूर्य पश्चिम से हो रहा है तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सूर्य का योदय जो है सूर्योदय पूरब से होता है। यानी जैसे गद्यांश कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपना दिमाग लगाइएगा आपका प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। गद्यांश का मूल मंत्र यही है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साहित्य नोटरी के साधनों में
पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वानजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रहण करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विदुर अनुरागी लंबी यात्रा करके भारत आया करते थे। तो ये जो गद्यांश है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? यानी ये जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो पुस्तकालय का महत्व ऐसा नहीं बताया गया है। पुस्तकालय की उपाधियाँ ऐसा नहीं है। पुस्तकालय और भारत, यहाँ भारत में पुस्तकालय क्या था, कैसे था, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो विकल्प ग ये उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग होगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। कैसे? क्योंकि लिपि, उसके बारे में आप लोग जो है आगे देखिए। लिपि के आविष्कार से पहले नहीं, पुस्तकों के निर्माण से पहले नहीं, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले सरल बात न थी। तो विकल्प ग जो है सही हो गया। प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा महत्व था। क्या महत्व था प्राचीन काल में भारत का? विश्व गुरु माना जाता था? नहीं, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। हाँ, ये सही है क्योंकि चर्चा किया गया है इसका। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। गद्यांश का एक नियम है कि जैसे कहता है उसी के अनुसार जवाब देना है, अपने मन से कुछ नहीं देना है, वरना गलत हो जाएगा। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। क्योंकि नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं रही है। क्योंकि भारत के रूढ़िवादी देश, ये सभी के सभी गलत हैं, वस्तु नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका चर्चा ऊपर जो गद्यांश है उसमें ये सब चीज़ों का चर्चा नहीं किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन वैभव नहीं है, भूमि नहीं है, पुस्तकालय है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को सेट 5 के 80 प्रश्नों का अभ्यास करवाया है। तो इसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए। और जो है आगे आप जो है तैयारी करते रहिए। 1-2 बार सेट को बना लीजिएगा। PDF नहीं है तो मेरे नंबर 726181 यानी मेरे जो नंबर है उस पर 7261815307 इस पे जो है 249 रुपये भेज दीजिए। तो आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे PDF में। पैसा भेज करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। जिसको आपको पढ़ना है प्रैक्टिस सेट देंगे 25 और प्रीवियस सेट देंगे। जिसको आपको बनाना है उतना कर लीजिएगा तो आपका तैयारी लगभग 95% हो जाएगा। तो आप लोग नहीं दिए तो दे दीजिए और बनाते रहिए। और मेरे चैनल पे चीज़ें सारे उपलब्ध हैं, उसको देखते रहिए। जो चीज़ की कमी है उससे हम क्लास करवाएंगे। आप लोग भी कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, तो हम जो है उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ इतना देर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का, फेसबुक का, आदि को फॉलो कर दीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। हम आपकी जो है एक योग टीचर बिहार में अपना टीचर का सीट जो है पक्का करने के लिए आप सभी का जो है शुभकामना देता हूं। और जो है हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो है ससमय जो है वीडियो अपलोड करवाते रहें। कुछ समय जो है नहीं आ पाता है, इसके लिए कुछ समय का अभाव है, तो इसको अन्यथा में ना लें। हम ससमय जो है सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे, ये मेरा वादा है।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।